दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा नेट जेआरएफ और एसआरएफ के लिए हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत प्रश्नोत्तर श्रृंखला सॉल्व कर रहे हैं आजकल, जिसमें आज भूआकृति विज्ञान की एक और प्रश्नोत्तर श्रृंखला को लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम मेरे ख्याल से इसके पहले 2 से 3 भूआकृति विज्ञान की प्रश्नोत्तर श्रृंखलाएं हो चुकी हैं। इस श्रृंखला में भी 25 प्रश्नों की श्रृंखला है ये, और जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सिर्फ उत्तर नहीं बताया जाएगा, आपको उन सभी चारों ऑप्शन को डिटेल समझाते हैं हम। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला की। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में देखिए, ये भूआकृति विज्ञान से प्रश्न होंगे और अगले समय में हम लोग भूआकृति विज्ञान के लगभग 20 से 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, और इस तरह से कि वहाँ से अगर फिर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर गलत ना हो, प्रयास यही रहेगा। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है, चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्विंटर्न, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी मैलोट और ऑप्शन डी गार्डनर। दरअसल जब हम इन चारों ऑप्शन पे बात करेंगे और चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम के 2 चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं, तो इसमें हमको विलियम मॉरिस डेविस का ही हमेशा नाम लेना पड़ेगा। उन्होंने ही ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, है ना, विलियम मॉरिस डेविस। और ध्यान रखिएगा कि जब हम विलियम मॉरिस डेविस की बात करते हैं तो तुरंत हमारे जहन में अपरदन चक्र की एक छाया बन जाती है। इरोजन साइकिल, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। ये विलियम मॉरिस डेविस ही थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे और वहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित भूगोलवेत्ता रहे हैं ये। तो इन्होंने अपने परिकल्पना में, जो इनकी परिकल्पना थी अपरदन चक्र की, तो इन्होंने बताया था कि कोई भी स्थलखंड संरचना, प्रक्रम और अवस्था के अंतर्गत वह उसका उत्थान होता है, और जब उत्थान हो जाता है तब अपरदन शुरू होता है। यानी जब तक उत्थान होता रहता है तब तक अपरदन प्रारंभ नहीं होता। ये इनकी खासियत है। बाद में इसी चीज़ को लेकर इन पे बड़ा कटाक्ष भी किया गया था, और सबसे प्रमुख रूप से जो कटाक्ष करने वाले व्यक्ति थे वो जर्मनी के वाल्टर पेंग थे। वाल्टर पेंग जो थे वो अल्फ्रेड पेंग के पुत्र थे, दोनों लोग जर्मनी से ही थे। स्विंटर्न की जब बात की जाएगी तो इनका भौमिकीय जलस्तर सिद्धांत इनका है। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसको कहा जाता है भौम जल स्तर सिद्धांत। ठीक है। डेविस को आप जानते ही हैं कि अपरदन चक्र का सिद्धांत इनका था। अपरदन चक्र का सिद्धांत, और इसमें ध्यान रखेंगे 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। संरचना, प्रक्रम और अवस्था। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। मैलोट हैं, मैलोट भी एक भूगोलवेत्ता हैं। इनका जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है जलधारा सिद्धांत। जलधारा सिद्धांत, तो ये भी आपको याद रखना है। एजी गार्डनर इनका पूरा नाम है। अस्थैतिक जल मंडल सिद्धांत। अस्थैतिक
जलमंडल सिद्धांत। तो ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है और ये तो इस तरह से है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया है, इसी तरह से अगर इस प्रश्न को घुमा के पूछ लिया जाए कि स्विंटर्न, मैलोड, डेविस और गार्डनर को एक क्रम में दे दिया जाए और इन चारों सिद्धांतों को एक क्रम में साइड बी में दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको सुमेलित कीजिए, तो अगले प्रकार का प्रश्न बन जाएगा। तो आपको इस प्रश्न को याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है। ऑप्शन ए हैंगिंग वैली, ऑप्शन बी यू आकार की घाटी, ऑप्शन सी अंध घाटी, इसको हम अंधी घाटी कहते हैं, अंध घाटी है ना, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली कहते हैं इसको, और ऑप्शन डी है रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी। ध्यान रखेंगे जब हम विवर्तनिक बल की बात करेंगे तो उसमें रिफ्ट घाटी, ठीक है ना, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। रिफ्ट घाटी किसको कहते हैं? दो सामान्य भ्रंश के बीच का भाग जो है धसक कर नीचे चला जाता है और किनारे वाले भाग यथा स्थिति में बने रहते हैं, दैट इज कॉल्ड भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली कहते हैं। आपको याद कीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रिफ्ट वैली, जिसके सहारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो भागों में डिवाइड हो रहा है। प्रश्न बन सकता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर दो भागों में डिवाइड हो रहा है तो वहाँ की झीलों का क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि आप उसको ऐसे समझिए झीलों को कि जैसे किसी कटोरे में जल रखा हुआ है, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो जहाँ से अफ्रीका डिवाइड होगा उसमें महासागर का जल भर जाएगा, झीलों का जल सागर में मिल जाएगा और झीलें अदृश्य हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यह निश्चित है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दो भाग निश्चित रूप से होंगे और वो भूभाग लगातार, वो दरार जो है वो लगातार चौड़ी होती भी जा रही है। तो रिफ्ट वैली उसका एक प्रमुख उदाहरण है। क्या भारत में भी कोई रिफ्ट वैली है? जी हाँ, बिल्कुल है। भारत में जितनी नदियां हैं दक्षिण भारत की, वो सारी की सारी नदियां लगभग लगभग रिफ्ट घाटी में ही तो बहती हैं। जैसे नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, दामोदर नदी घाटी, स्वर्णरेखा नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, कृष्णा घाटी, कावेरी घाटी, ठीक है ना। कृष्णा घाटी को ही दक्षिण भारत में जब हम कर्नाटका में होते हैं तो उसको हम ग्रेट मयूर भ्रंश कहते हैं, और जब तमिलनाडु में आ जाते हैं तब उसको हम कावेरी भ्रंश कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेट मयूर भ्रंश या कावेरी भ्रंश, तो इसको भी याद रखिएगा। रही बात हैंगिंग वैली, लटकती घाटी इसको कहेंगे, ये किसके द्वारा बनती है? ये बनती है हिमानी के द्वारा, ठीक है। यू आकार की घाटी किससे बनेगी? हिमानी के द्वारा, हिमानी से। और अंधी घाटी किससे बनेगी? भूमिगत जल से बनेगा, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। अंधी घाटी, जैसे अंधी घाटी क्या होती है, जैसे ये नदी का मार्ग है, तो क्या होगा कि इस जगह पर नदी का जल आ रहा है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर आते आते एक बड़ा छिद्र है, तो नदी का जल जो है यहाँ पर आकर इस तरह से इकट्ठा होने लगा, और जो छिद्र है यहाँ से होके नदी का जल भूगर्भ में जा रहा है। तो एक समय ऐसा आ जाता है जब नदी में जल की मात्रा बहुत घट गई, तो यहाँ से इस वाले पार्ट से मलबा बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर चला गया, और जब मलबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँच गया तो ये मलबा क्या होगा, आसपास यहाँ पर जमा हो जाएगा। ये मलबा कैसा मलबा होगा? इसमें चूने के अंश बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, खूब ढेर सारा यहाँ पर भी आ जाएगा। तो उस मलबे ने क्या किया, अब जल तो अंदर चला गया है, अब मलबा ही यहाँ पर जमा है, तो सारा मलबा सरक कर यहाँ आ गया।
तो ये भाग थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। और यहाँ से खड़े होकर आप पीछे देखेंगे नदी की घाटी को, तो इस वाले तल से ये वाला तल जो है वो थोड़ा नीचे आपको नजर आएगा। तो इसी पार्ट को कहा जाता है ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी हैंगिंग वैली आप जान रहे हैं, यू आकार की घाटी भी आप जान ही रहे हैं। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि परीक्षाओं में कि यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है। ठीक है ना। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, कोनराड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाहरी और भीतरी कोर, ऑप्शन बी सियाल और सीमा, ऑप्शन सी सीमा और नीफे, और ऑप्शन डी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। कोनराड असंबद्धता जो है इसको हम करेक्ट करेंगे। दरअसल ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में होना चाहिए। सियाल और सीमा के बीच में जो है वहां पर पाई जाती है मोहो असंबद्धता। ठीक है, तो इसको हम एक ऑप्शन को हम यहां पर करेक्ट करते हैं। दरअसल कोनराड असंबद्धता अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। ठीक है ना, तो इसको हम ऑप्शन ए को ही यहां पर हम करेक्ट कर देते हैं और इसको हम कोर को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, और इसको हम करेक्ट कर लिए और इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं बाहरी और भीतरी क्रस्ट। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोनराड असंबद्धता जो है, विच्छिन्नता, बाहरी और भीतरी क्रस्ट यानी अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। सियाल और सीमा के बीच में ध्यान रखेंगे यहां पर मोहो असंबद्धता पाई जाती है। मोहो असंबद्धता पाई जाएगी। सीमा और नीफे के बीच में यहां पर मिलेगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल इसके बीच में है रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, तो इसमें एक असंबद्धता कोनराड, मोहो, गुटेनबर्ग, रेपेटी, लेहमैन नहीं मिल रही है। लेहमैन कहां पर है? ऊपरी कोर और निचला कोर। तो यहां पर ऐसे ऊपरी कोर व निचला कोर के मध्य लेहमैन असंबद्धता है। लेहमैन असंबद्धता। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपसे फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबद्ध है? तो क्रेटन से संबंध इसमें क्या है? वो होती है ग्रेनाइट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब संगुटिकाश में क्या है? यह एक अवसादी शैल है।
ठीक है। और स्लेट क्या है? स्लेट रूपांतरित शैल है। रूपांतरित शैल। और फिलाइट भी जो है एक रूपांतरित शैल होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय, इस पर आपको ध्यान देना है, एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए यूराल, ऑप्शन बी आल्प्स, ऑप्शन सी एंडीज या ऑप्शन डी अपलेशियन। तो अभिसरण का मतलब है कि एक प्लेट नीचे गई होगी, एक प्लेट ऊपर गई होगी। जाहिर है यहां पर एंडीज इसका सही उत्तर होगा। यूराल पर्वत की जब बात करेंगे तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है और यूराल पर्वत बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, तो इसको आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि एशिया व यूरोप के मध्य स्थित है और अत्यंत प्राचीन है। अत्यंत प्राचीन पर्वत है। एंडीज के बारे में भी ध्यान रखिएगा, यह एक बलित पर्वत है। बलित पर्वत। ठीक है, आल्प्स पर्वत की बात करें तो यह महाद्वीप और महाद्वीप के अभिसरण के कारण निर्मित हुआ है, यानी दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। ठीक है, दो महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण। अपलेशियन पर्वत की भी बात करेंगे तो यूराल और अपलेशियन पर्वत ये लगभग समकालीन हैं। ठीक है ना, अपलेशियन पर्वत जो है यह यूएसए के दक्षिण पूर्वी भाग में है। ठीक है, और अपलेशियन पर्वत जो है इसमें एक प्लेट उत्तर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, और एक प्लेट की गति पश्चिम की तरफ रही, तो इस वजह से अपलेशियन भी इसका उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंडीज, यानी महासागरी और एक महादेशी प्लेट। अब इसके अंदर एंडीज में क्या हो रहा है, दक्षिण अमेरिका वाली प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है और पैसिफिक प्लेट जो है पूरब की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर और प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट पूर्व की ओर। गतिशील हुई। तो कहानी वही है इसमें, प्रशांत प्लेट नीचे चली गई, दक्षिण अमेरिकी प्लेट उसके ऊपर चढ़ गई और दक्षिण अमेरिकी प्लेट का वो हिस्सा जो प्रशांत प्लेट के ऊपर चढ़ा हुआ था वो मुड़ गया, उस पर लहरदार मोड़ पड़ गए और वही आगे चल के क्या बना, एंडीज पर्वत। और ध्यान रखेंगे दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है ये। कहा जाएगा ना कि
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो एंडीज होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्स्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक उत्तरदायी है? कार्स्ट प्रदेश का मतलब चूना युक्त प्रदेश। तो कार्स्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए ध्यान रखेंगे कार्बोनीकरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा जिम्मेदार होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी कार्बनीकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण और ऑप्शन डी ढाल मलबे का निर्माण। अब इसमें सही उत्तर तो इसका कार्बनीकरण होगा। आपने अपने घरों में भी बूढ़े लोगों को कभी कभी चूना पकाते हुए देखा होगा। चूने की चट्टान है, चूने का टुकड़ा, और उसको उस पे पानी जब डाला जाता है तो उसमें कार्बोनेट्स बनने लगते हैं और चूना युक्त चट्टान जो है वो पिघल जाती है। तो कार्बनीकरण इसी को कह जाते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं इसको, है ना, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन। इसके अलावा जो अन्य बातें हैं, अब जैसे हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस क्या है? अणु को दो भागों में तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने की प्रक्रिया, ये साइंस का विषय है फिलहाल, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। अणु के लिए जल उपयोग की प्रक्रिया, इसको हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, अणु के लिए जल उपयोग की प्रक्रिया। जल उपयोग की प्रक्रिया। और बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है ये साइंस का है। अब ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वही है जैसे लोहे में जंग का लगना, ऑक्सीकरण है कि जब हवा में घुली हुई ऑक्सीजन का संपर्क जल से होगा तो उसमें ऑक्साइड्स बनने लगते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वही है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। यानी जैसे लोहे में जंग का लगना। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं पर किसी चट्टान में लोहे की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें ऑक्साइड्स बनेंगे। जो लोहा है उसमें ऑक्साइड्स बनेंगे तो निश्चित रूप से लौह युक्त जो चट्टान है वो धीरे 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 घुलती रहती है और घुलते 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 एक दिन वो पूरी की पूरी चट्टान नष्ट हो जाती है। तो वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है। मलबे, ढाल मलबे का निर्माण, जैसे ढाल मलबा क्या है? कल मैंने आपको, देखिए ये पार्ट है। अब देखिए ये उत्तल ढाल है, उत्तल ढाल। ये मुक्त पृष्ठ ढाल है, फ्री फेस स्लोप, मुक्त पृष्ठ ढाल, फ्री फेस। ये सरल रेखीय ढाल है, ठीक है। और ये अवतल ढाल है। अवतल ढाल। अब होता क्या है, ढाल मलबे का निर्माण कैसे होगा? यहां पर एक वर्ड होता है समानांतर निवर्तन। तो समानांतर निवर्तन का मतलब चट्टान का इस तरह से भी अपर्दन होगा और इस तरह से भी अपर्दन होगा। लास्ट में क्या बचता है? पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये अपर्दित हो जाता है और बचता क्या है? सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा अपर्दन हो गया। और अपर्दन होने के बाद ये जो पार्ट होगा ये इस सरल रेखी ढाल से स्लाइड करते हुए फिसलते हुए कहाँ आके इकट्ठा होगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मलबे का ढेर लग जाएगा धीरे धीरे,
ठीक है। तो ये जो ढाल मलबे का निर्माण है वो यहाँ पर अवतल ढाल के पास होता है, इस जगह पर। ठीक है, उसी को कहा जाता है ढाल मलबे का निर्माण। इसकी ऊंचाई जैसे जैसे कम होगी मलबा ऐसे धीरे धीरे फैलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अपक्षय होगा, इसका अपर्दन होगा, और अपक्षय और अपर्दन होने के बाद जो अवसाद निकलेंगे वो अवसाद हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से वो दूर जाकर वो निक्षेपित होंगे। तो इसकी ऊंचाई घटेगी लेकिन इसका क्षेत्रीय विस्तार बढ़ता जाएगा। लेकिन वो जो क्षेत्रीय विस्तार होगा उस सामान्य धरातलीय सतह से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, उसी को कहा जाएगा ढाल मलबे का निर्माण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दो सूचियां हैं इसमें, एक नदी है और दूसरा डेल्टा का प्रकार है। नदी में ध्यान रखिएगा, इसमें नील नदी, मिसिसिपी नदी, गंगा नदी और टाइबर नदी की बात की जा रही है। डेल्टा का प्रकार इनका कैसा है, तो इसमें ज्वार नदमुखी डेल्टा, चापाकार डेल्टा, पक्षी पंजा डेल्टा जिसको हम पंजाकार भी कह सकते हैं, और अग्रवर्ती डेल्टा। अब इसको हमको सुमेलित करना है, तो इसमें अगर हम सुमेलित करें तो नील नदी का जो डेल्टा है वो चापाकार डेल्टा है, वो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 होना चाहिए। मिसिसिपी का पक्षियों के पंजे जैसा है। गंगा नदी का जो डेल्टा है वो ज्वार नदमुखी डेल्टा कहा जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा। और टाइबर नदी जो है वो अग्रवर्ती डेल्टा कहा जाएगा, ये। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 दे देखिए। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, डेल्टा आप समझ ही रहे होंगे कि नदी की अंतिम अवस्था में, ठीक है, डेल्टा नदी की अंतिम अवस्था में निर्मित स्थलाकृति। क्यों निर्मित होती है, तो आपको बताना चाहिए कि नदी की अंतिम अवस्था में मंद ढाल के कारण नदी के जल में बालू, मिट्टी, बजरी, रेत के कण, ये सभी नदी की तली में धीरे धीरे बैठने लगते हैं। इससे क्या होता है, नदी की तली धीरे धीरे उथली हो जाती है। अब जो पीछे से आता हुआ जल है उसको आगे बढ़ने का मार्ग फिलहाल नहीं मिलता है, तो इससे पीछे का जो जल है वो फैल जाता है, चारों तरफ विस्तृत हो जाता है। तो एक बहुत बड़े डेल्टा का वहाँ पर दलदल का विकास होता है, और उसी दलदल में से पतले पतले मार्गों से होते हुए नदी का जल किसी सागर में, महासागर में, खाड़ी में जाकर गिरता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। और याद रखिएगा यहीं पर एक अगली शब्दावली होती है, दैट इज एस्चुरी। एस्चुरी, एस्चुरी को ही ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये भी नदी की अंतिम अवस्था में ही बनती है, लेकिन जहां पर डेल्टा के अंतिम भाग में ढाल मंद होता है वहीं पर एस्चुरी के अंतिम भाग में ढाल तीव्र होता है। तो जहां पर ढाल तीव्र होगा वहां पर निक्षेप की क्रिया नहीं होगी, और ऐसे में क्या होगा, नदी का जो मटमैला जल है वो कई किलोमीटर अंदर तक सागर में हमको वो मटमैला जल मिलता हुआ दिखाई देता है। ढाल तीव्र होने के कारण किसी प्रकार का कोई निक्षेप नहीं हो रहा है, और उसी को हम इंग्लिश में एस्चुरी कहेंगे और हिंदी में हम ज्वार नदमुख कहेंगे। भारत में कोई नदी है जो
एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसमें नर्मदा, ताप्ती, माही और एक और है साबरमती। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो ये चारों नदियां एस्चुरी बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं ये? खंभात की खाड़ी में। तो खंभात की खाड़ी एक एस्चुरी है। अब अगर नदी की दृष्टि से देखा जाए तो खंभात की खाड़ी एक एस्चुरी है, लेकिन जब हम संपूर्ण भौतिक भूगोल की दृष्टि से देखेंगे तो खंभात की खाड़ी एक एस्चुरी होने के साथ साथ एक ग्राबेन भी है। ग्राबेन, ग्राबेन का मतलब जहां पर एक साथ कई भ्रंश घाटियां मिलती हैं आपस में, दैट इज कॉल, उस स्थान को कहा जाता है ग्राबेन। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पैन प्लेन शब्द का अर्थ है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वातीय अपर्दन से निर्मित समतल सतह। ऑप्शन बी है बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। ऑप्शन सी वृद्धावस्था में नदी चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह। और ऑप्शन डी मानवीय हस्तक्षेप में निर्मित समतल सतह। तो आप समझ गए होंगे, इसका सी ऑप्शन सही है। वृद्धावस्था में नदी चक्र द्वारा निर्मित जो समतल सतह है उसी को कहा जाता है पेनी प्लेन या पैन प्लेन। आप याद कीजिए, क्रिकमे ने कहा था इसको पैन प्लेन। तीन नाम मैं लूंगा। क्रिकमे एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपर्दन चक्र के बारे में बात किया था, तो उन्होंने कहा था पैन प्लेन, उस शब्दावली को नाम दिया था। बाद में विलियम मॉरिस डेविस आ गए तो उन्होंने कहा था पेनी प्लेन। और फिर जब वाल्टर पेंक आते हैं तो उन्होंने उस शब्द को कहा इंड्रम। जर्मन भाषा है, तो जर्मन भाषा में वाल्टर पेंक ने इसी को कहा इंड्रम। रही बात वातीय अपर्दन से निर्मित समतल सतह को कहते हैं वायुड़ मैदान, एओलियन प्लेन कहते हैं। वायुड़ मैदान इसको कहा जाएगा वायुड़ मैदान। ठीक है, मैदान, एओलियन प्लेन। बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान, तो फ्लड प्लेन इसको कहते हैं। बाढ़कृत मैदान, फ्लड प्लेन, इसको तो आप जान ही रहे हैं। मानवीय हस्तक्षेप से निर्मित समतल सतह, तो सीधी सी बात है कि मानव कोई भी उबड़ खाबड़ स्थान है उसको मानव अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है, समतल बना रहा है। तो मानव निर्मित समतल सतह इसको कह सकते हैं आप, मैन मेड प्लेन एरिया। ठीक है ना, ये इसकी चर्चा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वाल्टर पेंक, ऑप्शन बी डब्ल्यू.एम. डेविस, ऑप्शन सी एल्सवर्थ हटिंगटन, पूरा नाम उनका है एल्सवर्थ हटिंगटन, और ऑप्शन डी जेम्स हटन। तो आप समझ गए होंगे ये एकरूपतावाद की बात की जा रही है और ये जेम्स हटन का सेंटेंस है।
ठीक है ना, जेम्स हटन। ध्यान रखिएगा कि यूजीसी की परीक्षा में ये वाला प्रश्न खूब पूछा गया है, धमाके के साथ कई बार पूछा गया, और मुझे लगता है हर साल पूछा जाता है। और ये जो सिद्धांत था ये 1785 में आया था। रही बात वाल्टर पेंग की, तो इन्होंने भी अपर्दन चक्र की बात किया था। ठीक है, अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र सिद्धांत, ठीक है ना। डब्ल्यू एम डेविस क्या है, इनका भी क्या है, अपर्दन चक्र का सिद्धांत। इनका क्या है, समय सापेक्ष सिद्धांत है। और इनका क्या है, समय स्वतंत्र। ठीक है। और एल्सवर्थ हटिंगटन की बात करें तो मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव को अपनी पुस्तकों में दर्शाने के लिए जाने जाते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये निश्चयवादी विचारक कहे जाएंगे। जलवायु को ये ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक स्थान की जलवायु मानव की सभ्यता, संस्कृति, उसके आचार विचार व्यवहार सब पर प्रभाव डालती है। तो मानव पर जलवायु के प्रभाव की अस्पष्ट व्याख्या के लिए जाना जाता है। ठीक है। और एक रूपतावाद, ये जो सिद्धांत था इनका क्या है, एक रूपतावाद। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, रिया किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक तट, ऑप्शन बी संयुक्त तट, ऑप्शन सी उन्नमज्जी ऊपरी भूमि तट, या ऑप्शन डी निमग्न ऊपरी भूमि तट। तो इसका डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ठीक है, रिया तट क्या है, यह एक निमग्न ऊपरी भूमि तट होती है। ठीक है। प्राकृतिक तट क्या है, प्राकृतिक तट का मतलब प्राकृतिक रूप से जहां पर स्थल समाप्त हो रहा है और जहां से सागर शुरू हो रहा है उसी को कहा जाता है प्राकृतिक तट। जहां पर स्थल समाप्त व सागर शुरू होता है। ठीक है। संयुक्त तट क्या है, तो संयुक्त तट का मतलब होता है कि जहां पर यह भी वही स्थान है कि तट है और तट के बाद सागर। उन्नमज्जी ऊपरी भूमि तट, इसमें दो तीन शब्दावलियां मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका था। दो तीन टर्मोलॉजी होती है, जैसे ये निमग्न है, उन्नमज्ज है, उन्नमज्जन निमज्जन। ठीक है। निर्गमन निमज्जन निर्गमन। जल में डूबा भाग जल से बाहर निकलने पर। ठीक है।
निमज्जन, जल से बाहर निकला भाग जल में डूबने पर। ठीक है, और इसी को उन्नमज्जन और निमज्जन, तो ये जो निर्गमन है ना, इसी को उन्नमज्जन भी कहा जाता है, उन्नमज्जन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसके कोई एग्जाम्पल भी हैं क्या निमज्जन के? तो जो कि जल में डूब रहे हैं, तो ज्यादातर सागरीय द्वीप आज डूब रहे हैं या आज निमज्जित हो रहे हैं। ठीक है, निर्गमन किसका हो रहा है? जैसे जिलैंडिया, जिलैंडिया महाद्वीप का निर्गमन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है, भारतीय प्लेटो, प्लेटो का मतलब पठार की बात हो रही है, प्लेटू है ये। भारतीय प्लेटू का अस्तित्व किसके कारण है? ऑप्शन ए संपीडक बल, ऑप्शन बी तनाव बल, ऑप्शन सी उन्नमज्जन, ऑप्शन डी अवतलन। तो ध्यान रखिएगा, जब भारतीय प्लेट तिब्बत के प्लेट से टकराती है तो उस समय भारतीय प्लेट पर जगह जगह दरारें बनी, कुछ भाग नीचे धंसे और कुछ भाग ऊपर उठ गए। तो वही जो ऊपर उठे हुए भाग हैं वही आज पठारों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यानी भारतीय प्लेटू यानी भारतीय पठार का अस्तित्व जो है वो उन्नमज्जन के कारण है। उन्नमज्जन यानी ऊपर उठने के कारण है। अब उन्नमज्जन यहाँ पर क्यों लगाया गया? तो वहां पर कुछ जलीय भाग भी थे। जब भारतीय प्लेट तिब्बत की प्लेट से टकराती है तो उस कुछ जलीय भाग में भी जल में डूबे हुए भी भाग थे जो कि बाहर निकले, उसमें धीरे धीरे ऊपर उठे, और जो स्थल वाले भाग थे वो तो ऊपर उठे ही। तो इसलिए यहाँ पर उन्नमज्जन शब्द इस्तेमाल किया गया है। संपीडक बल जो है, इससे जब संपीडन बल होगा इससे क्या बनेगा? तो आप बताइएगा कि संपीडन बल के कारण यहाँ पर बलित पर्वत बनते हैं, बलित पर्वत निर्माण होता है। ठीक है, भ्रंश का भी निर्माण होता है, भ्रंश का भी निर्माण होता है। तनाव मूलक बल है, अगर कहीं पर टेंशनल फोर्स हो रही है तो इसमें चटकने व दरारें पड़ती हैं, चटकने व दरारें बनती हैं। ठीक है, अवतलन अगर कहीं पर हो रहा है तो इसका मतलब, अवतलन का मतलब क्या है कि कोई भूभाग सामान्य सतह से नीचे जा रहा है,
उसको अवतलन कहते हैं। सामान्य धरातलीय सतह से नीचे जाना अवतलन। अवतलन कहलाता है। जैसे भारत का कोसी नदी क्षेत्र लगातार कोसी नदी क्षेत्र में लगातार अवतलन हो रहा है। इसी कारण कोसी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। इसी कारण कोसी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न फिर से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है हॉल और डाना, ऑप्शन बी ई हाग, ऑप्शन सी जे ए स्टीयर्स और ऑप्शन डी जे डब्ल्यू इवांस। इसका सही उत्तर होगा भू अभिनति का समग्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था हॉग के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हॉग है, इनका सिद्धांत ही है। अब अन्य बातों की भी चर्चा कर लें। हॉल और डाना का जो है उसको कहा जाता है भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, और ऐसे ही जे डब्ल्यू इवांस की इनकी एक मान्यता यह है कि जितनी भी भूसन्नतियां होती हैं वो आकार में अलग अलग होती हैं, सबका आकार और सबकी संरचना एक जैसी नहीं होती, यानी भूसन्नतियों में असमानता होती है, ऐसा कहना था जे डब्ल्यू इवांस का। भूसन्नतियों में असमानता पाई जाती है। तो अगली बार यह प्रश्न बन सकता है कि वो किस विद्वान का कथन है कि भूसन्नतियों में असमानता पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि जे डब्ल्यू इवांस का कथन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। प्रश्न क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कंदरा निर्माण के सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में विद्वानों का नाम है। तो सूची ए में जैसे द्विचक्र सिद्धांत है, भौम जलस्तर सिद्धांत है, स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत है और ऑप्शन डी में दिया गया है अपकर्षण सिद्धांत। विद्वानों में जैसे स्विंटर्न है, गार्डनर, मेलोट और डेविस।
इसमें अगर हम द्विचक्र सिद्धांत की बात करेंगे तो ये डेविस से संबंधित होगा, यानी ये जो है इससे रिलेटेड होंगे। भौमिकीय जलस्तर सिद्धांत की बात की जाएगी तो बी का 1 होना चाहिए, स्विंटर्न। स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत की जब बात की जाएगी तो गार्डनर का नाम लिया जाएगा ये, और एक ही ऑप्शन फिर बची रहा है डी का 3, ये हो जाएगा। यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैग्री, ऑप्शन बी गिलबर्ट, ऑप्शन सी लॉसन या ऑप्शन डी डेविस। इनका पूरा नाम ये है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गिलबर्ट, है ना, ये इसका सही उत्तर है गिलबर्ट। अब रही बात मैग्गी का क्या है, तो चादरी बाढ़ सिद्धांत, शीट फ्लड थियरी, चादरी बाढ़ सिद्धांत, ठीक है, शीट फ्लड थियरी। लॉसन की बात की जाएगी तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि पर्वतों के या पर्वतीय अग्रभाग के पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होता है, इनका कहना था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा। पर्वतीय अग्रभाग के पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, और डेविस को आप जान ही रहे हैं। अगर हम पेडिमेंट सिद्धांत की बात करेंगे, डेविस का नाम जब भी लिया जाएगा तो अपर्दन चक्र ही जहन में आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम पेडिमेंट सिद्धांत की बात करेंगे तब डेविस का कंपोजिट थियरी आती है, मिश्र सिद्धांत, ठीक है ना। तो इनका क्या है, कंपोजिट थियरी, मिश्र सिद्धांत। कंपोजिट थियरी, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये फिर से सुमेलित कराया जा सकता है आपसे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कथन आर है, और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। कथन है कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, बिल्कुल सही है। अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। दरअसल अगर इसमें देखा जाए तो सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ए और बी का चांस बन रहा है। जैसे ए में क्या कहा जा रहा है
कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, और बी ऑप्शन ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न को हम एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कथन ये है कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ही। अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप जो है ये अभिसरित प्लेट सीमा पर नहीं है। हवाई द्वीप जो है ये अपसारी प्लेट सीमा पर स्थित है। अपसारी सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये प्लेट हवाई द्वीप, आप याद कीजिए नजका प्लेट और पैसिफिक प्लेट दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बातें दोनों सही हैं कि अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं, ये भी सही है। तो ए और आर सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मोहोरोविसिक असंततता, असांतत्य बोलते हैं इसको, असांतत्य। ठीक है, असांतत्य कहते हैं इसको। दरअसल इसको हम इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, यानी जो क्रम बना हुआ था वो क्रम किसी कारण से भंग हो गया। कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी। इसको हम असंबद्धता भी कहते हैं। तो प्रश्न है कि मोहोरोविसिक असांतत्य निम्नलिखित में से किनके बीच सीमा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय शेल्फ महासागर पटल, ऑप्शन बी दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, ऑप्शन सी परपटी और ऊपरी प्रवार, और ऑप्शन डी कोर और प्रवार। उत्तर तो इसका ये है ऑप्शन सी परपटी और प्रवार। प्रवार मतलब मेंटल, यानी मोहो जो डिसकंटिन्यूटी है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक है, अब अन्य ऑप्शन पर भी एक बार हम लोग निगाह दौड़ा लेते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ महासागर पटल, तो महाद्वीपीय शेल्फ याद रखिए आप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। महाद्वीपीय शेल्फ, शेल्फ का मतलब महाद्वीपीय मग्न तट, जहां से आप स्थल से जैसे ही सागर में इंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? महाद्वीपीय शेल्फ, मग्न तट मिलेगा। महासागर पटल, महासागर पटल तो जो सी सरफेस है दैट इज कॉल्ड महासागर पटल। तो इसको आप यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा कि तट से आगे सागर का भाग, तट से ठीक आगे सागर का भाग, उसको कहा जाता है महाद्वीपीय शेल्फ। महासागर पटल क्या है? पटल मतलब सी सरफेस, दैट इज कॉल्ड सी सरफेस। दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल आप समझ रहे होंगे, इसको कहा जाता है लो वेलोसिटी जोन। ठीक है ना, लो वेलोसिटी जोन, निम्न गति का मंडल कहते हैं इसको।
निम्न गति का मंडल। ठीक है, भूपर्पटी और ऊपरी प्रवार आप जरा, कोर और प्रवार के बीच में भी क्या कोई डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है क्या? कोर और प्रवार यानी कोर और मेंटिल के बीच में, तो यहां पर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है, आप जान रहे होंगे, फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। ऑप्शन ए अभिवहन, ऑप्शन बी अवनयन, ऑप्शन सी अभिसरण, ऑप्शन डी संवहन। तो सही उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। सही उत्तर क्या है इसका? अभिसरण। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। यानी जब एक प्लेट, दोनों प्लेट आमने सामने आई तो उसमें जो अपेक्षाकृत भारी होगी प्लेट वो नीचे जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी वो उसके ऊपर चढ़ेगी। इसको कहा जाता है कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट, प्लेटों का अभिसरण। और यहीं पर दूसरा वर्ड एक और इस्तेमाल होता है अपसरण। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये प्लेटों में, और अगर प्लेट आमने सामने गतिशील है तो उसको कहा जाता है विनाशात्मक प्लेट। प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है उसको कहा जाता है रचनात्मक प्लेट। और प्लेट एक दूसरे के समानांतर चल रही है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, संरक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, अभिवहन एक वर्ड होता है। अभिवहन को क्या कहते हैं इसको भी समझ लीजिए, साइंस का प्रश्न है, वैसे ये टर्मिनोलॉजी है। वायु में कभी कभी क्षैतिज गति के द्वारा जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है अभिवहन। ठीक है ना, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि वायु में क्षैतिज गति द्वारा स्थानांतरण की प्रक्रिया। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाएगा? अभिवहन। अभिसरण आप समझ रहे होंगे, ये क्या है? यह एक विनाशात्मक प्लेट किनारा है। विनाशात्मक प्लेट किनारा। कहां पर हो रहा है ये अभिसरण? तो ये हो रहा है उत्तर व दक्षिण अमेरिका, उत्तर व अमेरिका व प्रशांत प्लेट के मध्य अभिसरण हो रहा है। ये आपको याद रखना होगा। और भी कहीं अभिसरण हो रहा है क्या? तो जी हाँ, हो रहा है। अभिसरण हो रहा है भारतीय प्लेट और तिब्बत की प्लेट का। भारतीय प्लेट नीचे जा रही है और तिब्बत की प्लेट उसके ऊपर आरूढ़ हुई है। उसी तिब्बत प्लेट के ऊपर वाले भाग पर बलन की क्रिया हुई है और जिस वजह से उस पर क्या हो रहा है?
हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय में सबसे उत्तर में कराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ आज से लगभग 80 से 100 मिलियन वर्ष पहले। लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले ग्रेटर हिमालय यानी मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ। लगभग 14 मिलियन वर्ष पहले लघु हिमालय का निर्माण हुआ, लेसर हिमालय का। और आज से लगभग 75,000 वर्ष पहले शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो 4 श्रेणियां तो बन चुकी थी, 5वीं श्रेणी हिमालय की बन रही है, जो कि वहां पर हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो कि गंगा के मैदान और शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित है, वहां पर वो भूभाग धीरे धीरे अब ऊपर उठ रहा है। और इसके अवशेष जो हैं वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर, वहां पर एक स्थान है देवबंद। तो देवबंद नामक स्थान पर सहारनपुर के उत्तर प्रदेश में, वहां पर हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के सहारे स्थलखंड में, खासतौर से पश्चिमी भाग में धीरे धीरे स्थलखंड के अब उत्थान की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। और ऐसा माना जाता है कि अब वहां पर अगले कुछ हजार वर्षों के दरमियान वहां पर हिमालय की 5वीं श्रेणी बन के तैयार होगी। ऐसा नहीं है कि अगले 2-3 घंटे या महीने, 2 महीने या 2-3 साल में बन के तैयार होगा, ऐसा नहीं। उसको बनने में भी कई हजार वर्षों का समय लगेगा। हम लोग बार बार इस धरती पर आएंगे और बार बार यहाँ से पलायन करेंगे, तब तक वो धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। तो ये तो होता है अभिसरण। अवनयन क्या होता है? अवनयन का मतलब होता है किसी भी वस्तु की जो गुणवत्ता बनी हुई थी, उस गुणवत्ता में आने वाली गिरावट को ही हम अवनयन कहते हैं। और बहुत बार ये जो प्रयोग है वो पर्यावरण में आने वाली गुणवत्ता की गिरावट के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है पर्यावरण अवनयन। ठीक है ना? तो गुणवत्ता में आने वाली गिरावट को कहते हैं जैसे पर्यावरण अवनयन। ठीक है। संवहन क्या है? संवहन धाराएं होती है, कन्वेक्शनल करंट। जब कहीं पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर गर्म संवहनी धाराएं नीचे से ऊपर की ओर चलने लगती हैं, दैट इज कॉल्ड संवहन। तो तापमान से संबंधित है संबंधित शब्दावली है हवा गर्म होकर संवहन धारा के रूप में नीचे से ऊपर उठती है। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उससे हवा के गर्म होकर ऊपर उठने से कमोवेश वहां पर अगर वातावरण में जलवाष्प की मात्रा है तो वर्षा होने के आसार बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं।
और अगर हवा अवतलित हो रही है, ऊपर से नीचे उतर रही है, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर कितनी भी मात्रा में वायु में नमी होगी, लेकिन वर्षा किसी भी हालत में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको याद होगा कि जब हवा ऊपर से नीचे अवतलित होती है तो उसका तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ेगा तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें परिवर्तन आएगा और वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा होने के लिए जल को और हवा को पर्याप्त मात्रा में एक सीमा तक ठंडा होना पड़ता है, और जब उस सीमा तक वो जलवाष्प ठंडी हो गई तो उसके बाद वही जलवाष्प जल की बूंदों में बदलेगी। एरोसॉल से चिपककर जल की बूंदों का निर्माण होता है, और वह जल की बूंदें फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगती हैं। दैट इज कॉल्ड रेनफॉल, जल वर्षा, इसी को कहा जाता है। तो ऊपर उठती हुई हवा से जल वर्षा होने के चांसेस बनते हैं अगर नमी है तो, लेकिन अगर हवा ऊपर से नीचे उतर रही है तब वर्षा फिलहाल नहीं होगी। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे जहां पर गर्म जलधारा चल रही है वहां पर वर्षा होगी, और जहां पर ठंडी जलधारा चल रही है वहां पर वर्षा नहीं होगी। गर्म जलधारा वाले क्षेत्रों में सागर का जल अपेक्षाकृत गर्म होगा, हवाएं गर्म होंगी, सागर तट गर्म होगा, और गर्म होकर हवाएं ऊपर उठेंगी, वहां पर वर्षा होगी, 100% होगी। और अगर वहां पर ठंडी जलधारा चल रही है तो इसका मतलब सागर तट ठंडे हो गए हैं, और सागर तट के ठंडे होने से हवा में अब ऊपर वाली गति नहीं हो रही है, अब उसमें अधोमुखी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, हवा अब अवतलित होगी, और किसी भी हालत में फिलहाल वर्षा नहीं होगी। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न देखिए, सैन एड्रियन एड्रियास है ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। सैन एड्रियास भ्रंश है। सैन एड्रियास भ्रंश है। ऑप्शन ए रूपांतर भ्रंश, ऑप्शन बी अभिसारी भ्रंश, ऑप्शन सी प्रसारी भ्रंश, या ऑप्शन डी निमज्जनकारी भ्रंश। सैन एड्रियास भ्रंश, ध्यान रखिएगा, यह एक रूपांतरित भ्रंश है, रूपांतर भ्रंश है ये, जहां पर प्लेट अगल बगल यानी संरक्षी प्लेट किनारे के सहारे गतिशील हो रही हैं। और आपको बताया गया था कि जब भी प्लेट में दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल संरक्षी प्लेट किनारों के रूप में गतिशील होंगी तो वहां पर रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा कि यहां प्लेट का संरक्षी किनारा मौजूद है, संरक्षी किनारे के साथ सदैव रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है? अब प्रसारी भ्रंश, प्रसारी भ्रंश का मतलब होता है कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक, इसको हम अपसारी प्लेट सीमा कहेंगे। और इससे क्या होगा, इससे नीचे का मैग्मा ऊपर निकलेगा। कहां पर हो रहा है ये? तो ये हो रहा है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर की तली में, ठीक उसके बीच में। ठीक है? तो ये प्रसारी भ्रंश कहा जाएगा। ये होता है अपसारी प्लेट सीमा के सहारे
मैग्मा ऊपर आकर जमकर ठोस होता रहता है। प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के नितल पर यह घटित हो रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रसारी भ्रंश। अब प्रश्न बन सकता है अभिसारी भ्रंश। अभिसारी भ्रंश जैसे अभिसरण के कारण जो भ्रंश का निर्माण होगा वो कैसे होता है, तो जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो अफ्रीका की भ्रंश घाटी, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा कि अभिसरण के कारण भ्रंश का निर्माण, जैसे अफ्रीका की भ्रंश घाटी। ठीक है, निमज्जनकारी भ्रंश क्या है, जैसे निमज्जनकारी जैसे नर्मदा घाटी भारत में वो निमज्जित हुआ वो क्षेत्र। ठीक है ना, जैसे नर्मदा घाटी इसका उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है, यानी ग्लेशियल डिपॉजिट की बात ये कर रहे हैं, यानी ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो जल वहां से निकला उसके द्वारा जो डिपॉजिट किया गया तो देखिए इसमें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है। ऑप्शन ए है पदस्थली, ऑप्शन बी केम वेदिका, ऑप्शन सी बाढ़कृत मैदान या ऑप्शन डी लोयस मैदान। दरअसल ये ग्लेशियल डिपॉजिट की बात कर रहे हैं कि ग्लेशियर के पिघलने के बाद उसके साथ जो डिपॉजिट्स आ रहे थे वो डिपॉजिट्स जमा होने के बाद किस प्रकार की स्थलाकृति बन रही है। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही उत्तर है वो तो है केम वेदिका। केम होता है, केम का मतलब क्या है कि जैसे ग्लेशियल डिपॉजिट्स या जो ग्लेशियर है वो पर्वत से नीचे उतर रहा है ग्लेशियर, तो बिल्कुल निचले भाग में आने के बाद क्या होता है कि जल पिघल जाएगा, ग्लेशियर पिघलेगा और पिघलने के बाद उसका जो जल है वो धीरे धीरे इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से वो बहने लगेगा। उसी के बीच बीच में ध्यान रखिएगा कुछ डिपॉजिट्स ऐसे होंगे जो थोड़ा ऊंचाई वाले गुंबद नुमा, छोटी ऊंचाई के गुंबद नुमा
जमाव युक्त कुछ भूभाग बचे होंगे और उसके किनारे किनारे से एक धारा इधर से, एक धारा इधर से, एक धारा इधर से, इधर से। तो वो जो दो धाराओं के बीच में गुंबद जैसा डिपॉजिट स्थित है, हालांकि वो डिपॉजिट भी धीरे धीरे अपरदित होता रहता है, उसका परिवहन होता रहता है, उसी को कहा जाता है केम वेदिका। केम वेदिका। रही बात पदस्थली की, क्या बात क्या है? पदस्थली को कहते हैं फुट हिल ऑफ द माउंटेन, यानी जहां पर पर्वत समाप्त हो रहा है और जहां से मैदान की शुरुआत हो रही है, दैट इज द पदस्थली। ठीक है ना? उसमें भी एक हिंदी में जब आप बात करेंगे तो उसके ऊपरी भाग को कहा जाता है उपत्यका और निचले भाग को कहा जाता है अधित्यका। हालांकि वो हिंदी शब्दावली है, उसमें नहीं जाना चाहिए, साहित्यिक शब्दावलियां हैं वो। भौगोलिक शब्दावली यही है पदस्थली। पदस्थली दैट इज द फुट हिल ऑफ द माउंटेन। इसको हम कभी कभी पेडिमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना? यानी जहां से पर्वत समाप्त होता है वह मैदान प्रारंभ होता है। और ध्यान रखेंगे, इसे पीडमांट भी कहते हैं। पीडमांट भी कहते हैं। ठीक है? बाढ़कृत मैदान समझ रहे होंगे आप, यानी जलीय प्रक्रम द्वारा निक्षेप से निर्मित मैदान। ये निक्षेप से बना है, यानी डिपोजिशन इसका हुआ है। लोयस मैदान क्या है? पवन की क्रिया से निक्षेप जनित मैदानी भाग को लोयस मैदान कहते हैं। ठीक है? नामकरण इसका फ्रांस के अल्सस प्रांत के नाम पर हुआ। नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत के नाम के आधार पर। और एक विद्वान का नाम आपने सुना होगा, फर्डिनेंड वान रिच्टोफेन, फ्रांस के ही थे, तो उन्होंने इसकी पहचान किया था। रिच्टोफेन, ये आप थॉट में पढ़ेंगे इनका नाम। रिच्टोफेन ने उत्तर पूर्वी चीन में सर्वप्रथम
इसकी पहचान किया था? ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोयस। इसमें अभ्रक, फेल्सपार, कोबाल्ट इस तरह के खनिज ज्यादा पाए जाते हैं लोयस में। और ये सक्रिय ज्यादा कहां होता है? शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश में इसकी क्रिया आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न है पदस्थली यानी पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए W.M. डेविस, ऑप्शन बी L.C. किंग, ऑप्शन सी W. पेंक यानी वाल्टर पेंक और ऑप्शन डी C.A. कॉटन। दरअसल पदस्थली या पेडी प्लेन की जो अवधारणा है ये L.C. किंग से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। जब हम डेविस की बात करते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि समय सापेक्ष अपरदन चक्र कहा जाता है इनका। समय सापेक्ष अपरदन चक्र, और तीन चीजों की बात ये करते हैं: संरचना, प्रक्रम और अवस्था। ठीक है, और वहीं पर वाल्टर पेंक क्या कर रहे हैं, और ये रहने वाले कहाँ के थे? USA के, और ये रहने वाले जर्मनी के थे। ये जर्मनी से हैं, वाल्टर पेंक अल्फ्रेड पेंक के पुत्र हैं ये। और इन्होंने क्या कहा, समय स्वतंत्र अपरदन चक्र। अपरदन उत्थान के साथ साथ प्रारंभ होता है। ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने नाम दिया था लास्ट में क्या? पेनी प्लेन। और इन्होंने नाम क्या दिया था? इंड्रम्प। ठीक है, तो अगली बार ये प्रश्न फिर से बन सकता है। देखिए, इस प्रश्न को देखते हैं। आनत शैल संस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपनति, ऑप्शन बी नति, ऑप्शन सी अभिनति या ऑप्शन डी नतिलम।
आनत शैल संस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है नतिलंब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अपनति क्या है? तो देखिए इस तरह से, तो इसमें ये जो ऊपर उठे हुए भाग हैं इसको कहा जाता है अपनति, इसको कहा जाता है अभिनति। और जो समस्त संरचना है इस पर ध्यान रखिएगा, एक फोर्स इस तरफ से काम कर रही होगी और जो दूसरी फोर्स है वो इस तरफ से काम कर रही होगी, यानी यहां पर संपीडन बल का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, संपीडन बल। संपीडन बल का प्रभाव। अब संपीडन बल का प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से जो बीच का स्थलखंड था उसमें लहरदार मोड़ बन जाएंगे, और जब लहरदार मोड़ बनेंगे तो उसमें ऊपर उठे हुए भाग अपनति और नीचे धंसे हुए भाग अभिनति कहे जाएंगे। और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा वलित पर्वत। वलित पर्वत संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपनति और अभिनति क्लियर हो गया आपको। रही बात नति क्या है, ये देखिए, ये क्षैतिज तल है मान लीजिए। अब इस क्षैतिज तल पर कोई चट्टान है, ये कितने डिग्री का कोण इस क्षैतिज तल के साथ बना रही है? 90 डिग्री का, 70 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, या उससे कम। तो जो चट्टान इस पर जितने डिग्री का कोण बना रही होगी उसी को कहा जाता है नति, यानी ये जो कोण है इसी को कहा जाता है नति। अब आपको याद होगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो उसमें एक चीज आई होगी, वलन के प्रकार। तो वलन के प्रकार में क्या होता है कि एक पृथ्वी का ये अक्षीय क्षैतिज तल होता है, एक्सिस होती है, और जो चट्टानें मुड़ती हैं तो चट्टानें मुड़ने के साथ कोई चट्टान यहां तक मुड़ी, कोई चट्टान यहां पर है, कोई चट्टान यहां पर है। अब ये खुला वलन हो गया, अधिक कोण बन गया। ये यहीं पर आप देखिए, अब ये चट्टान यहां पर लगभग 75-80 डिग्री है, ये 80 डिग्री या 70 डिग्री के आसपास होगा, ये नति है। कल को इधर से फोर्स ज्यादा लगी, इस तरफ से फोर्स, कोई चट्टान इधर से दबाव ज्यादा पड़ा तो ये चट्टान और नीचे दब जाएगी, यानी अब ये जो नति कोण है ये अब इसका कोण धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अब ये मान लीजिए 80 डिग्री का कोण या 70 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो जैसे जैसे ये वाला जो एंगल है ये जैसे जैसे क्षैतिज तल के नजदीक झुकेगा वैसे वैसे बनने वाले कोण का जो मान है उसकी वैल्यू वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। बहरहाल जो भी हो, क्षैतिज तल और किसी भी चट्टान का संस्तर उस क्षैतिज तल के सहारे जो झुका हुआ है, तो झुकाव और क्षैतिज तल के बीच का जो कोण होता है उसी को कहा जाता है नति। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ढलान प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है वाल्टर पेंक ने। ऑप्शन पहले मैं पढ़ूंगा, ऑप्शन ए पेंक, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी जॉनसन या ऑप्शन डी वुड। तो पेंक पे हम
इसको हम टिक करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। डेविस क्या कहते हैं? डेविस तीन समय की बात करते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और इनके इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ढाल पतन सिद्धांत। ढाल पतन सिद्धांत। जॉनसन का क्या है? इसको हम, अगर जॉनसन की जगह एक विद्वान है लॉसन, लॉसन, अगर हम इसको लॉसन को यहां पर रख देते हैं तो एकल प्रक्रम संकल्पना इनकी है। एकल प्रक्रम संकल्पना, ये भी ढाल पतन का ही सिद्धांत है। और वुड का भी है जिसमें समानांतर निवर्तन की बात करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जितनी मात्रा में अपक्षय होता है, मलबा एकत्रित होता है, उतनी मात्रा में परिवहन होता रहता है, ऐसा कहना है वुड का। तो इन्होंने क्या बताया? समानांतर निवर्तन होता है तथा अपक्षय से प्राप्त मलबे का निरंतर परिवहन होता रहता है। ठीक है, यह है वुड की संकल्पना। और इसके बाद प्रश्न देखिए क्या है कि यह धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं, किस सिद्धांत को संकेत करती हैं? ऑप्शन ए समय स्थिति, ऑप्शन बी पटल विरूपण, ऑप्शन सी एक रूपतावाद या ऑप्शन डी विपद्वाद। तो ये जो सिद्धांत है ये एक रूपतावाद का सिद्धांत होता है। ठीक है ना, जेम्स हटन के द्वारा दिया गया है। जेम्स हटन, और दिया गया था 1785 में। समय स्थिति को कहा जाता है आइसोस्टेसी, संतुलन सिद्धांत। ठीक है, पटल विरूपण यह होता है आंतरिक शक्तियों द्वारा। ठीक है, डी की चर्चा फिलहाल नहीं करनी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक में विद्वान दिया गया है सूची में और दूसरे में सिद्धांत। विद्वानों में हाल और डाना, हटन,
हेनरी हेस और जेफरे की बात की जा रही है। और सूची 2 में सिद्धांतों में समुद्र अधः स्थल प्रसार की बात हो रही है, उष्मा संकुचन सिद्धांत की बात हो रही है, भू अभिनति के सिद्धांत की बात हो रही है और एक रूपतावाद के सिद्धांत की बात हो रही है। तो इसको हम सुमेलित करते हैं। हाल और डाना की जब बात की जाएगी तो इनका संबंध भू अभिनतियों से होगा। हटन की जब बात की जाएगी तो इनका संबंध, जेम्स हटन पूरा नाम है, एक रूपतावाद के सिद्धांत से इनका संबंध होगा। हेनरी हेस का समुद्र नितल प्रसार था, तो ये हो जाएगा। और जेफरे का उष्मा संकुचन सिद्धांत, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में है। तो आप देख लीजिए, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको ये फिर से याद रखना होगा। इसी को सागर नितल प्रसरण भी कहते हैं। ठीक है ना, ये सागर नितल प्रसरण, या इसी को कहाँ लिखा जाएगा, प्रसार। हैरी हेस का ही नाम सबसे पहले आया। एक रूपतावाद आप समझ ही रहे होंगे पीछे कई बार। उष्मा संकुचन का सिद्धांत है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में है। ठीक है ना, पृथ्वी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, और ये पर्वत उत्पत्ति का सिद्धांत, पर्वत उत्पत्ति का सिद्धांत, और ये प्रक्रम सिद्धांत। ठीक है, इस तरह से आपको इसको याद रखना है। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, देखिए क्या है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। कथन है, ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका यानी प्लेट के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। बिल्कुल सही है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित हैं। बिल्कुल सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल यही सही है, ए वाला। बाकी ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। जैसा मैंने आपसे कहा ही कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो प्लेट मार्जिन की बात ये कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लेट सीमा, प्लेट सीमा। अब ध्यान रखिएगा, रचनात्मक प्लेट, विनाशात्मक प्लेट और संरक्षी प्लेट, दोनों प्लेट सीमाओं के सहारे ही होते हैं। और ध्यान रखेंगे, अभिसारी प्लेट की जब बात की जाएगी तो इसी को हम कहते हैं विनाशात्मक प्लेट। विनाशात्मक प्लेट आप याद कीजिए, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर व अमेरिकी प्लेट। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं और दोनों एक दूसरे की सटीक व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ये तो था नेट जेआरएफ और एसआरएफ के लिए इस सेशन का ये 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगले सेशन में हम अगले 25 प्रश्नों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।